नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे पार्ट 6 विश्व मानव अधिवास। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं आगे की। अपने ग्रामीण अधिवासियों के बारे में पढ़ लिया था, उनके प्रकार या उनके प्रतिरूपों के बारे में अपन अध्ययन कर लिया था। आज अपन बात करने वाले हैं नगरीय अधिवासों के बारे में कि क्या होते हैं नगरीय अधिवास, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है, क्या इनकी समस्याएं होती है तथा कौन कौन से इनके प्रकार मिलते हैं। उन प्रकारों के जो वर्गीकरण है उनका आधार क्या क्या माना गया है, इसके बारे में आज की कड़ी में अपन अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले अपन एक छोटी सी बात और कर लेते हैं बेरोजगारी के संबंध में कि बेरोजगारी होती क्या है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की क्या मिली थी, कमी मिली थी। उन कमी को देखते हुए अपन बेरोजगारी के बारे में एक छोटा सा विवरण अपन देख लेते हैं। बेरोजगारी, क्योंकि ग्रामीण अधिवासियों में अपन ने रोजगार की क्या पढ़ी थी, कमी पढ़ी थी, इसलिए वहां बेरोजगारी की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेरोजगारी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी बेरोजगारी, कोई भी परिभाषा यहाँ से उठा सकता है। तो दोस्तों, बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो बेरोजगारी एक समस्या है। क्या है? बेरोजगारी एक समस्या है जो किसी भी आर्थिक कार्य या कार्य करने की योग्यता तथा तत्परता के होते हुए भी व्यक्ति कार्य रहित रहता है। मतलब कि व्यक्ति कार्य तो करना चाहता है, कार्य करने के लिए वह योग्य भी है, लेकिन फिर भी उसको क्या नहीं मिल पाता है, काम नहीं मिल पाता है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है। यानी आर्थिक कार्यों के अंदर कोई भी व्यक्ति आर्थिक क्रियाकलाप करने का क्या होता है, इच्छुक होता है, और वह उस कार्य के योग्य भी होता है, लेकिन उसको क्या नहीं मिल पाता है, काम नहीं मिल पाता है। यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, बेरोजगारी अनेक प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से बेरोजगारी के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है पूर्ण बेरोजगारी। पूर्ण बेरोजगारी इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति रोजगार का तो इच्छुक होता है, लेकिन उसे क्या नहीं मिल पाता, काम नहीं मिल पाता। यह अवस्था पूर्ण बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। दूसरी बेरोजगारी है छिपी हुई बेरोजगारी। इस प्रकार की बेरोजगारी में जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह ऐसा लगता है कि किसी न किसी अच्छे काम में वह कार्यरत होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब देखने में तो लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता होगा, बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड जाने तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। इस तरह की बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी होती है। और तीसरी है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी, यानी मौसम विशेष में लोगों का क्या हो जाना, बेरोजगार हो जाना, किसमें आता है? मौसमी बेरोजगारी में आता है। जिस प्रकार एक ईंटों के जो भट्टों पे काम करने वाले लोग हैं वह बारिश के मौसम में क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ये मौसमी बेरोजगारी होती है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन नगरीय अधिवासों के बारे में। नगरीय अधिवासों के बारे में नगरीय अधिवास, दोस्तों, मानव द्वारा निर्मित ऐसे अधिवास जिनमें अधिकांश लोग हैं वह द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक व्यवसाय में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, तथा मानवीय सुविधाएं कैसे स्तर की होती है, उच्च स्तर की होती है, वे अधिवास नगरीय अधिवास कहलाते हैं। यानी इस प्रकार के अधिवास या मानव निर्मित ऐसे अधिवास जिनमें अधिकांश लोगों के द्वारा द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक क्रियाकलापों में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, वह मानव की सुविधाओं का जो स्तर होता है वह उच्च स्तर का वहां मिलता है। ऐसे अधिवास क्या कहलाते हैं? नगरीय अधिवास कहलाते हैं। अब बात करें नगरीय अधिवासों की विशेषताओं की। नगरीय अधिवासों की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो दोस्तों देखो, नगरीय अधिवासों की विशेषताएं होती है उच्च जनसंख्या घनत्व। यानी नगरीय अधिवासों में जनसंख्या का घनत्व वह क्या मिलता है, अधिक मिलता है। अधिक संख्या में लोग, एक वर्ग घनत्व किसे कहा था, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहलाता था, जनसंख्या घनत्व कहते थे। तो जनसंख्या घनत्व वह नगरीय बस्तियों में क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, क्योंकि नगरीय बस्तियां सघन अवस्था में मिलती है। दूसरा है त्वरित गतिशीलता।
त्वरित गतिशीलता से तात्पर्य है दोस्तों किसी भी एक यानी कोई भी कंपनी के द्वारा कोई एक विशेष प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसके लिए वह क्या होती है, प्रसिद्ध होती है। तो किसी एक विशेष जो कार्य है उसके लिए यह जाना जाता है, वह है औद्योगिक स्तर में गतिशीलता। अगला जो कारक है दोस्तों वह है सड़कें और मकान, पक्की सड़कें और मकान। नगरीय जो अधिवास होते हैं उनमें सड़कें पक्की मिलती है तथा पक्के मकान मिलते हैं, जबकि ग्रामीण अधिवासों में जो सड़कें थी वो पगडंडियां या कच्ची सड़कों के रूप में मिलती थी और मकान भी कैसे मिलते थे, कच्चे मिलते थे। जो संपन्न होते थे उनके पक्के, बाकी कच्चे मकानों में ही लोग निवास करते थे। फिर अगला है रोजगार की उपलब्धता। रोजगार की उपलब्धता औद्योगिक स्तर में अच्छी वृद्धि होने के कारण जो नगरीय अधिवास है उनमें क्या मिलता है, रोजगार पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल जाता है। अगला है यातायात या यातायात यातायात या आवागमन के साधनों की उपलब्धता के साधनों की उपलब्धता। नगरीय क्षेत्रों में यातायात तथा आवागमन के साधन पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अगली जो विशेषता है इनकी वह है उच्च तकनीकी विकास। नगरीय क्षेत्रों में जो तकनीकी विकास है वह उसका कौन सा स्तर पाया जाता है, उच्च स्तर तकनीकी विकास का पाया जाता है। इसी कारण रोजगार के जो है पर्याप्त अवसर यहाँ लोगों को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से उच्च जनसंख्या घनत्व, त्वरित गतिशीलता, पक्की सड़कें और मकान, रोजगार की उपलब्धता, यातायात या आवागमन के साधनों की उपलब्धता और उच्च तकनीकी विकास, ये सभी विशेषताएं हैं नगरीय अधिवासों में देखने को मिलती है। यही कारण है कि ये सभी विशेषताएं इनको ग्रामीण अधिवासों से क्या करती है, अलग करती है। बात करते हैं दोस्तों नगरीय अधिवासों के प्रकारों की। नगरीय अधिवासों को उनके आकार, उपलब्ध सुविधाओं, संपादित किए जाने वाले कार्यों और जनसंख्या के आधार पर निम्न भागों में बांट सकते हैं, यानी 4 भागों में अपन इनको बांटकर इनका अध्ययन करते हैं। किन किन आधारों पर, नगरीय अधिवासों के आकार के आधार पर, उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर, संपादित किए जाने वाले कार्यों के आधार पर और जनसंख्या के आकार के आधार पर। देखते हैं पहला प्रकार नगर। नगर दोस्तों 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अधिवास नगर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, 1 लाख से अधिक और 10 लाख से कम जनसंख्या के जो क्षेत्र हैं वे क्या कहलाते हैं, नगर कहलाते हैं। यानी ऐसे क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1 लाख से तो ज्यादा हो और 10 लाख से कम हो, वे क्षेत्र क्या कहलाते हैं, नगर कहलाते हैं। इसमें 50% से अधिक जनसंख्या, 50% से अधिक जो जनसंख्या है वह गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। कैसे कार्यों में संलग्न होती है, गैर कृषि कार्यों में, यानी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कार्यों में ये क्या रहती है, संलग्न रहते हैं। दोस्तों जैसे राजस्थान और बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर, ये एक नगर का उदाहरण है। ये एक नगर का उदाहरण है। दूसरा प्रकार है महानगर। महानगर दोस्तों महानगर है वह, उसमें जनसंख्या मिलती है 10 लाख से तो अधिक, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो भी अधिवास होते हैं वे क्या कहलाते हैं, महानगर कहलाते हैं। यानी जिन क्षेत्रों की जनसंख्या, जिन नगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है वे क्या कहलाते हैं, महानगर कहलाते हैं। ये औद्योगिक और व्यापारिक, औद्योगिक और व्यापारिक जो गतिविधियां होती है उनके प्रमुख केंद्र होते हैं। औद्योगिक, व्यापारिक और शैक्षणिक भी इसके अंदर अपन शामिल कर सकते हैं। शैक्षणिक, इन गतिविधियों के क्या होते हैं,
केंद्र होते हैं। यानी यहाँ औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक जो कार्य है वहां प्रमुख रूप से यहाँ किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जयपुर, कोटा, जयपुर और कोटा, जोधपुर भी हो सकता है अपना, ये सभी महानगरों की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान के जो 3 जिले हैं ये तीनों महानगरों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जयपुर, कोटा और जोधपुर। दोस्तों महानगरों को मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। इन महानगरों को मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। नगर ऐसे जनसंख्या के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या 1 लाख से अधिक और 10 लाख से क्या मिलती हो, कम मिलती हो, नगर कहलाते हैं। यहाँ की 50% से जो अधिक जनसंख्या वह है गैर कृषि कार्यों में क्या रहती है, संलग्न रहती है। जैसे बीकानेर, ये नगर है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम है। फिर है महानगर की जनसंख्या 10 लाख से क्या मिलती है, अधिक मिलती है। ये औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक आदि गतिविधियों के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं। जैसे जयपुर, कोटा, जोधपुर, ये महानगरों की श्रेणी में आते हैं, राजस्थान के तीनों जिले। और महानगरों को मेट्रो सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेट्रो सिटी। अगला प्रकार है दोस्तों सन्नगर। सन्नगर दोस्तों 1915 ईस्वी में पैट्रिक गिडिज ने सर्वप्रथम इस शब्द का क्या किया, उपयोग किया। कब? 1915 में। 1915 में किसके द्वारा? पैट्रिक गिडिज के द्वारा। सबसे पहले सन्नगर शब्द की क्या किया गया, उपयोग किया गया। किसके द्वारा? पैट्रिक गिडिज के द्वारा। कब? 1915 ईस्वी में। यह विशाल विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। कैसे होते हैं? विशाल और विकसित नगरीय क्षेत्र, विशाल और विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। सन्नगर विशाल और विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवासों से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। देखो दोस्तों कैसे, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये नोएडा है, ये गुड़गांव है। अगर प्रेजेंट टाइम पे अपन दिल्ली में जाते हैं तो कब पता चलता है कब गुड़गांव आ गया और कब नोएडा आ गया, यानी पता ही नहीं चलता है। अपन जब इन क्षेत्रों में एंट्री करते हैं तो अपन को पता नहीं चलता कब गुड़गांव आता है, कब नोएडा आता है, कब दिल्ली आता है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों का विकास इतना अधिक हो गया है कि ये सभी क्षेत्र अपने आप को एक दूसरे में समा लेते हैं, या एक दूसरे में इन्होंने अपने आप को समा लिया। सन्नगर की जो बात है वह भी यही कहती है। सन्नगर क्या कहती है कि यह विशाल विकसित जो नगरीय क्षेत्र होते हैं जो अलग अलग नगरों या शहरों के आवास से मिलकर विशाल नगरीय क्षेत्र बनते हैं। अब ये तीनों एक ही दृष्टिकोण से देखे जाते हैं, जैसे दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा। जैसे दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा। दिल्ली नोएडा। तो दोस्तों सन्नगर शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिज के द्वारा किया गया। ये विशाल या विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं। इनकी क्या है, थ्योरी क्या है, इसमें एक क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्र है। ये एक दूसरे जो क्षेत्र होते हैं वे मिलकर एक बड़े क्षेत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा। मेगालोपोलिस की दोस्तों जो नगरों का चौथा प्रकार है वह है बृहत नगर या मेगालोपोलिस। दोस्तों इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वह 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी में किया गया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वह 1857 ईस्वी में किया गया था जिन गोटमैन के द्वारा। किसके द्वारा? जिन गोटमैन के।
और 1915 में किसने? पैट्रिक गिडीज ने। किसने? पैट्रिक गिडीज ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? सन्नगर का। ध्यान में रखना दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पैट्रिक गिडीज ने किया। कब किया? 1915 में किया। और बृहदनगर शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? जिन गोटमैन ने किया। कब किया? 1857 ईस्वी में किया। याद रखना इनको सबको। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, विशाल नगर या बृहदनगर या मेगालोपोलिस। ये अत्यंत बड़े नगर होते हैं जिनकी जो जनसंख्या है वह 50 लाख से अधिक होती है। 50 लाख से अधिक होती है। इन क्षेत्रों की जनसंख्या है 50 लाख से क्या मिलती है? अधिक मिलती है। इन नगरों को विश्व नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व नगरी भी इनको कहा जाता है। विश्व नगरी कहा जाता है। दोस्तों जैसे लंदन, एग्जाम्पल के तौर पे लंदन, टोक्यो, लंदन, टोक्यो, लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मॉस्को, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, शंघाई, ये सभी हैं, ये बृहद नगरों की श्रेणी में आते हैं, मेगालोपोलिस की श्रेणी में आते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र हैं जो बृहद नगर की श्रेणी में आते हैं? वो है चारों, जो भारत के चारों जो बड़ी राजधानियां हैं वे सभी इसमें आती हैं। भारत के आता है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। ये इनमें शामिल किए गए हैं क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वह भी किससे अधिक मिलती है? 50 लाख से अधिक मिलती है। तो बृहद नगर या मेगालोपोलिस की अवधारणा है वह 1857 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया जिन गोटमैन के द्वारा। यहाँ जनसंख्या है वह 50 लाख से क्या मिलती है? अधिक मिलती है। ये विश्व के सबसे विकसित देशों के अंदर गिने जाते हैं। इन्हें विश्व नगरी भी कहा जाता है। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, शंघाई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली तथा चेन्नई, ये क्या है? प्रमुख बृहद नगर हैं। अब बात करते हैं नगरीय अधिवासियों की समस्याओं की। दोस्तों नगरीय अधिवासियों की जो समस्याएं हैं वो क्या है? एक तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वह अत्यधिक मात्रा में मिलता है या अधिक मिलता है, और नगरों के जो बढ़ते आकार की है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद बात करें तो गंदी बस्तियों का बढ़ता हुआ आकार, यह भी नगरीय अधिवासियों की क्या है? समस्याएं हैं। यानी नगरीय अधिवासियों में जो जनसंख्या बड़ी मात्रा में निवास करती है तो उनका जो भी गंदा पानी है वह नगरों में किसी एक क्षेत्र में बहा दिया जाता है और वहां कच्ची बस्तियों का क्या हो जाता है? निर्माण होने लगता है। तो कच्ची बस्तियों का निरंतर उन क्षेत्रों में आकार है वह बढ़ता जाता है। अगली जो है वह है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। विकसित होने के कारण यहाँ अत्यधिक मात्रा में आवागमन के साधन, उद्योग धंधों का विकास, ये सब होने के कारण क्या है? प्रदूषण का स्तर वह निरंतर बढ़ता जाता है, जो भी नगरीय अधिवासियों की क्या है? एक समस्या है। आगे बात करें तो वस्तुओं का बढ़ता मूल्य, यानी मांग, बड़े नगरीय क्षेत्र होने के कारण वहां मांग भी वस्तु की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जो व्यापारी जो है वो इनका मूल्य है वह बढ़ाकर लेते हैं क्योंकि खरीदना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि मांग क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए मूल्य है वस्तुओं के वो निरंतर बढ़ते जाते हैं। मूल्य वृद्धि की वहां क्या मिलती है? समस्या मिलती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या। अगली जो समस्या है खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या। अत्यधिक मांग होने के कारण वस्तुओं की जो उत्पादन क्षमता है वह इतनी नहीं होने के कारण और मांग है वो ज्यादा होने के कारण लोग उनमें क्या करते हैं? मिलावट करने लगते हैं। अपराधों के बढ़ते स्तर की समस्या। जनसंख्या अधिक होगी तो रोजगार के अवसरों की जो है वह मारामारी रहेगी, जिसके कारण लोग क्या करते हैं? आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने लगते हैं। यह भी नगरीय अधिवासियों की एक प्रमुख समस्या है। सामाजिक असहयोग की भावना। नगरीय क्षेत्रों में लोगों में सामाजिक जो है वह सहयोग की भावना नहीं होती, इसलिए यह भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में कमी की समस्या। ये सभी समस्त जो है समस्याएं हैं वह नगरीय अधिवासियों की प्रमुख समस्याओं में से एक है। अब अपने शब्द आया था गंदी बस्ती।
ये गंदी बस्ती क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होगी गंदी बस्ती की? गंदी बस्ती की परिभाषा, तो नगरीय क्षेत्रों में स्थित आवास का वह घटिया स्वरूप, नगरीय क्षेत्रों में स्थित आवास का वह घटिया स्वरूप जहां सुविधाओं का स्तर क्या होता है, निम्न होता है। दोबारा रिपीट करता हूं, नगरीय क्षेत्रों में स्थित आवासों का वह घटिया स्वरूप जहां सुविधाओं का स्तर क्या होता है, निम्न होता है, क्या कहलाती है, गंदी बस्तियां कहलाती। अब जो नगरीय जो गंदी बस्तियां हैं, नगरीय गंदी बस्तियां हैं, उनकी भी कई समस्याएं होती है। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं, उनको अपन जल्दी से देख लेते हैं। एक तो वहां का जो पर्यावरण है वह अस्वास्थ्यपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा दूषित होता है। दूसरा है सड़कों का उन क्षेत्रों में अभाव मिलता है, कच्ची सड़कें मिलती है, पगडंडियां मिलती है, बड़े साधन उन सड़कों से नहीं गुजर पाते हैं। पेयजल का जो है अभाव रहता है, शुद्ध वातावरण की कमी रहती है, शौचालय जैसी मूलभूत सेवाओं का उन क्षेत्रों में क्या रहता है, अभाव रहता है, शिक्षा की कमी रहती है, विद्यालयों का अभाव रहता है, अत्यधिक भीड़ भाड़ होने से किसी भी चीज का जो संक्रमण, बीमारियों का संक्रमण हुआ है बहुत तेज गति से बढ़ता है। विभिन्न कच्चे मकान होने के कारण वहां कई बार आग लगने का खतरा भी रहता है, विभिन्न रोगों तथा बीमारियों का होने का खतरा भी रहता है, तथा इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं से उनको क्या रहना पड़ता है, वंचित रहना पड़ता है। तो नगरीय जो कच्ची बस्तियां हैं ये सभी उनकी समस्याएं हैं। अब बात करते हैं एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती धारावी की। बात करते हैं धारावी जो गंदी बस्ती है, एशिया की सबसे बड़ी जो गंदी बस्ती है वह है धारावी, और कहाँ स्थित है, मुंबई है। वर्तमान में काफी चर्चा का विषय भी यह रही है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसका जो संक्रमण है वह भी बड़ी मात्रा में धारावी बस्ती में हो चुका था, जिसके कारण देश को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और लगातार वहां से पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। तो धारावी अपने आप में एक बहुत चर्चित विषय भी है। दोस्तों, धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है, जो भारत के मुंबई महानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मुंबई महानगर में स्थित है। ढंग से सुनिएगा दोस्तों, आराम से सुनो। इस बस्ती की उत्पत्ति का जो श्रेय है वह गुजरात के कुम्हारों को दिया जाता है। उत्पत्ति का जो श्रेय है किसको दिया जाता है, गुजरात के कुम्हारों को। गुजरात के कुम्हारों को इसकी उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने लगभग 70 साल पहले आकर यहाँ अस्थायी आवास को बसाया था। किन्होंने, गुजरात के कुम्हारों ने आज से 70 साल पहले, 70 वर्ष पहले यहाँ अस्थायी रूप से जो है आवासों का इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था। तब से ही यह कच्ची बस्ती निरंतर आज तक चली जा रही है। यह बस्ती मुंबई के जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में उपनगरीय रेल मार्गों के मध्य में स्थित है, यानी उन दोनों रेल मार्गों के बीच में इसकी क्या मिलती है, स्थिति मिलती है। इस बस्ती का जो कुल क्षेत्रफल है वह 557 एकड़ है। 557 एकड़ क्षेत्र में यह फैली हुई है। यह बस्ती लगभग 6 लाख लोगों की जनसंख्या को वहन करती है। मतलब 6 लाख से भी अधिक लोग इस बस्ती में निवास करते हैं। दोस्तों, जनसंख्या की तुलना में इस बस्ती में आवासों की क्या मिलती है, कमी मिलती है। जनसंख्या है ज्यादा, आवासों की संख्या क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर घर में एक कमरे में 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति रहते हैं, 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। एक मकान या एक घर में निवास करते हैं। कई कई जगह तो एक कमरे में मिलती है ये संख्या। तो देख लो कितनी जनसंख्या में लोग वहां रहते होंगे। वहां लोगों की संख्या ज्यादा, मकानों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखते हैं इसका सामाजिक स्वरूप, यानी इसकी सामाजिक स्वरूप किस प्रकार का है। धारावी का सामाजिक स्वरूप, यानी सामाजिक जो स्थिति है, समाज से संबंधित जो स्थिति है वह किस प्रकार की है। दोस्तों,
थ्योरी है इसमें, तो ध्यान से सुनना। धारावी बस्ती में अस्थायी मकान मिलते हैं। मकान कैसे मिलते हैं? अस्थायी मकान मिलते हैं जो प्राय 2 से 3 मंजिला होते हैं। अस्थायी मतलब वहां लोग कुछ समय के लिए ही निवास करते हैं, उनकी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलती रहती है। तो 2 से 3 मंजिला होती है। इन आवासों के ऊपर जंग लगी लोहे की क्या मिलती है? सीढ़ियां मिलती है। इस कच्ची बस्ती से केवल एक ही मुख्य सड़क गुजरती है जिसे 90 फीट रोड के नाम से जाना जाता है। यानी इस बस्ती से सिर्फ एक ही रोड गुजरती है जिसको 90 फीट रोड के नाम से जाना जाता है। इस बस्ती में परिवहन बसें भी नहीं आ सकती है। मतलब इतनी सकड़ी है कि परिवहन बसें भी इधर से नहीं आ सकती है, न ही किसी प्रकार का ऑटो रिक्शा उधर जा सकता है या आ सकता है। इस बस्ती में पगडंडियां व सकड़ी गलियां होती है। कैसी है? पगडंडियां यानी पैदल चलने एक व्यक्ति एक बार में एक व्यक्ति जा सकता है, ऐसी गलियां है और सकड़ी गलियां है। अब देखते हैं इसका सांस्कृतिक परिदृश्य। सांस्कृतिक परिदृश्य किस प्रकार के सांस्कृतिक परिदृश्य यहाँ मिलता है? तो इस बस्ती में शुद्ध पेयजल, वायु, प्रकाश की व्यवस्था नहीं मिलती है। यानी यहाँ शुद्ध न पेयजल मिलता है, न शुद्ध वायु मिलती है, न ही शुद्ध प्रकाश की पर्याप्त मात्रा यहाँ मिलने को मिलती है। गंदे जल के विकास गंदे जल का जो निकास है इस बस्ती में कोई तरह की उसकी व्यवस्था नहीं है। यानी गंदा पानी है वह बाहर भी नहीं निकल पाता है, यानी उसको निकासी के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था ही यहाँ पर नहीं है। इस बस्ती में आधारभूत सुविधाओं का भी क्या रहता है? अभाव रहता है। यानी आधारभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिलती है। इस बस्ती में मछुआरों की क्या है? अधिकता है, क्योंकि मुंबई तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण वहां के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वह है मछली पकड़ना है और मछली बेचते हैं। तो मछुआरों की क्या मिलती है? अधिकता मिलती है। अब देखते हैं उसका आर्थिक स्वरूप किस प्रकार का है। धारावी बस्ती है, आर्थिक स्वरूप किस प्रकार का है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, धारावी बस्ती में जगह जगह मिट्टी के उत्पाद पकाने और ईंटों के क्या मिलते हैं? भट्टे मिलते हैं। मतलब धारावी बस्ती में जगह जगह मिट्टी के जो उत्पाद है उनको पकाने यानी ईंट के क्या मिलते हैं? भट्टे मिलते हैं। यहाँ प्लास्टिक पुनर्चक्रण से लेकर प्रत्येक वस्तु का पुनर्चक्रण होता है। यानी प्लास्टिक को रिसाइकल करने का जो तरीका है उसी प्रकार हर वस्तु के रिसाइकल करने का जो वहां सिस्टम है वो वहां मिलता है। मुंबई का 80% जो कचरा है पुनर्चक्रण होने के लिए कहाँ आता है? धारावी में आता है। इसी के कारण यहाँ का जो वातावरण है वह अत्यधिक दूषित हो चुका है और दूषित है। धारावी बस्ती में मिट्टी के बर्तन, मृत्तिका शिल्प, कलाकारी, कसीदाकारी, जरी का काम, चमड़े का काम, धातु का काम, आभूषण का काम, फर्नीचर का काम, कपड़ों का काम, सभी तरह के कार्य यहाँ पर किए जाते हैं। यहाँ बड़ा पर्यटक केंद्र होने के कारण तथा फिल्मों के कनिष्ठ जो कलाकार होते हैं उनके लिए भी यह एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। 85% लोग यहाँ काम या रोजगार पाते हैं। मतलब 85% लोग यहाँ पर काम या रोजगार की तलाश में वहां आ जाते हैं। यहाँ यह बस्ती का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। यानी यह बस्ती का जो स्वरूप है वह सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। और यहाँ मुंबई के अतिरिक्त देश के अन्य भागों से भी, जैसे अरब कंट्रियों से, यूएसए से, यूरोपीय देशों से वस्तुओं का आयात निर्यात होता रहता है। जो प्रसिद्ध व्यवसायी थे कौन? मुकेश मेहता। प्रसिद्ध व्यवसायी थे एक कौन? मुकेश मेहता। मुकेश मेहता नाम के जो प्रसिद्ध जो व्यापारी थे, व्यवसायी थे, और महाराष्ट्र सरकार दोनों ने मिलकर इसको सुधारने के लिए काफी क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। मुकेश मेहता साहब ने $2 बिलियन इस बस्ती को सुधार करने के लिए आवंटित किए हैं। सन 2011 में अगर देश में देखा जाए तो महानगरों की संख्या थी
53। अपने भारत में अगर महानगरों की बात करें तो 2013 है, सॉरी 2011 में जो महानगरों की संख्या थी वह कितनी थी? 53 थी, जिनमें मुंबई भी एक प्रमुख महानगरों की श्रेणी में आता है। तो यह थी धारावी बस्ती, जिसको सुधार करने के लिए मुकेश मेहता ने $2 बिलियन व भारत सरकार दोनों यानी महाराष्ट्र सरकार दोनों मिलकर इस बस्ती को सुधारने के लिए अनेक तरह के कार्य कर रहे हैं। अपना चैप्टर क्लोज मतलब कंप्लीट हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को जरूर देखेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में थ्योरी ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा होने के कारण इसको थोड़ा सा क्या कि लैंग्वेज का ध्यान इसमें थोड़ा रखना पड़ेगा, और बाकी एक दो बार अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल आपके चैप्टर 100% आपके समझ में आ जाएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।